हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मांग की धारणा में किसका महत्व है? तो मांग की धारणा में किसका महत्व ये बताना है हमें। ऑप्शन में है स्थान का, समय का, कीमत का या फिर उपयुक्त तीनों का। तो मांग की धारणा में ये तीनों चीज़ों का महत्व है। ठीक है, स्थान का भी है, समय का भी है, कीमत का भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मांग का नियम बताता है। मांग का नियम बताता है, क्या बताता है मांग का नियम? ऑप्शन में है जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, या फिर जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, या डी है जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। तो राइट आंसर क्या होगा कि मांग का नियम क्या बताता है जनरली कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस वस्तु की मांग क्या होगा? उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमतों के मध्य संबंध व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि मांग की मात्रा कीमत बढ़ने से घटती है और कीमत गिरने से बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार यह नियम कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मांग का नियम कहता है। अब मांग का नियम क्या कहता है? ऑप्शन में है कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, कीमत वृद्धि से मांग घटती है, या मांग की वृद्धि से कीमत बढ़ती है, या पूर्ति में वृद्धि से मांग बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको पता ही है। मांग का नियम कहता है कि कीमत में वृद्धि से मांग घटती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मांग का नियम कहता है कि कीमत वृद्धि से मांग जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मांग का नियम आधारित है। तो मांग का नियम किस पे आधारित है? एक गुणात्मक कथन पर, या फिर एक परिणात्मक कथन पर, या फिर उपयुक्त दोनों पर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मांग का नियम जो आधारित है वो किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक गुणात्मक कथन पर आधारित है। क्या है? एक गुणात्मक कथन पर आधारित है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही करते हैं, यानी कि उपयुक्त दोनों पर, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक कथन दोनों मानते हैं। लेकिन सही आंसर क्या होगा? मांग का नियम आधारित है किस पे? एक गुणात्मक कथन पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है, परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताता है। जबकि तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यदि एक उत्पाद बेवलन वस्तु है तब क्या होगा? यदि एक उत्पाद बेवलन वस्तु है तब ऑप्शन में है मांग आय से विपरीत रूप से संबंधित है, बी है मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है, सी है मांग स्थापन की कीमतों से विपरीत रूप से संबंधित है, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि एक उत्पाद बेवलन वस्तु है तो क्या होता है? तो मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होती है। क्या होता है? मांग जो होती है वो कीमत से सीधे रूप से संबंधित होती है। किसमें? यदि एक उत्पाद बेवलन वस्तु है। अब बेवलन क्या है? अब इसे समझते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो और कुछ लोग
यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता यानी कि जो उसकी क्वालिटी है में गिरावट के कारण हुई है, तो इसे वेवलेन प्रभाव कहा जाता है, यानी कि वेवलेन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या किसे कहते हैं वेवलेन इफेक्ट? कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो और कुछ लोग ये सोच लें या विचार कर लें कि उसकी मांग में जो कमी कर दें और ये मान लें कि उसकी जो कीमत में गिरावट है वो उसकी क्वालिटी में गिरावट के कारण हुई है, तो इसे वेवलेन प्रभाव कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है कि ये जो वेवलेन इफेक्ट है वो किसने दिया था? अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वेवलेन इफेक्ट किसने प्रतिपादित किया था, तो वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे राइट आंसर होगा लेवेंस्टीन ने। वेवलेन इफेक्ट जो दिया था वो किसने दिया था? लेवेंस्टीन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि यदि एक उत्पाद वेवलेन वस्तु है तब क्या होगा? मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। अब बताओ समय तत्व को किसने सम्मिलित किया था? कौन से अर्थशास्त्री हैं वो? तो AC पिगो हैं या जॉन रॉबिन्सन हैं या A मार्शल हैं या P सैमुएल्सन हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था तो वो है मार्शल जी। किसने सम्मिलित किया था समय को, टाइम को सम्मिलित किया था? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। तो कीमत निर्धारण में समय तत्व को मार्शल जी ने शामिल किया था। यहाँ समय से अभिप्राय ये है कि मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति को उसके अनुरूप समायोजित करने में जो टाइम लगता है उससे यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, उस जो समय अवधि लगती है उसे यहाँ पे क्या समय लिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड मार्शल, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं है? तो ये जो विशेषताएं दी गई हैं अनधिमान वक्र की, तो उसमें से हमें ये छांटना है कि कौन सी विशेषता इसमें नहीं है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में ए है अनधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं, समांतर होते हैं। तो समांतर होते हैं तो ये सही है, यही वाला गलत है क्योंकि वो समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही क्या है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी देख लेते हैं और क्या दिया है। अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अनधिमान वक्र जो होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोतदर होते हैं, यानी कन्वेक्स होते हैं, उत्तल होते हैं, तो ये भी सही बात है। अच्छा, डी है इसमें अनधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है, तो ये भी सही बात है। तो जो गलत है इसमें तो वो कौन सा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि अनधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छा देखो, तटस्थता वक्र कह लो या फिर अनधिमान वक्र कह लो, ठीक है, ये सभी एक ही हैं। अच्छा, तो इसमें है तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन में है ए बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरना, बी है अक्षों को स्पर्श न करना, एक दूसरे को नहीं काटना, और डी है लंबवत रेखा होना। तो तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, बाएं से दाएं नीचे की ओर तटस्थता वक्र गिरता है ना। तटस्थ वक्र जो अनधिमान वक्र है वो क्या करता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। और अक्षों को स्पर्श न करना, वो अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। और क्या है, एक दूसरे को काटते भी नहीं है, तो ये भी सही है। लंबवत रेखा होना, तो यही गलत है, यानी कि डी ऑप्शन ही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। लंबवत रेखा होना, तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि अब इसमें बताना है कि क्यों तटस्थता वक्र जो हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं। क्योंकि ऑप्शन में देखो, दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं, तो यही राइट आंसर होगा पहला ही।
क्योंकि वो जो दो तटस्थ वक्र हैं, अगर किसी ग्राफ में दो तटस्थ वक्र दिखाए गए तो उनकी जो संतुष्टि लेवल होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगर काटेंगे तो वो समान हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अच्छा, और देख लेते हैं और क्या है। दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो ये सही है, समानांतर होते हैं, और है दोनों समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। उपभोक्ता की मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। अब उपभोक्ता का मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा, तटस्थ वक्र से, या लॉरेंज वक्र से, या फिर आय उपभोग वक्र से, या फिर कीमत उपभोग वक्र से। तो उपभोक्ता की मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है किससे, कीमत उपभोग वक्र से। किससे प्राप्त किया जा सकता है, कीमत उपभोग वक्र से, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है। उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है, किससे प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन में है कीमत अनुपात, सीमांत प्रतिस्थापन दर, साधन प्रतिस्थापन, या फिर उदासीनता के स्तर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, एक उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है सीमांत प्रतिस्थापन दर। किसे प्रदर्शित करेगा, वो सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एक उपभोक्ता का अनुकूलतम वस्तु संयोग उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां क्या होगा, MRS XY एवं कीमत अनुपात बराबर हो। बी है MU1/MU2 = P1/P2, या फिर सी है ए और बी दोनों सत्य हैं, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है एक उपभोक्ता का अनुकूलतम वस्तु संयोग उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां ए और बी यानी कि दोनों हों। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। MRS XY एवं कीमत अनुपात के बराबर होगा, या फिर MU1/MU2 = P1 और P2 के बराबर होगा। तो यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक तटस्थता वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है ये बताना हमें। तो ऑप्शन में है MRT द्वारा, MRTS द्वारा, या MRS द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी से। तो किससे मापी जाती है, एक तटस्थता दर जो वक्र है पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर जो मापी जाती है वो मापी जाती है MRS द्वारा। किसके द्वारा, MRS द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, देखो इसमें ए है मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। बी है मांग वक्र आय उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। सी है प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत प्रभाव तथा आय प्रभाव का योग होता है। और डी है किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर उन वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। किससे, मांग वक्र जो है वो किससे, कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न पैदा किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कोई मांग फलन है x = K/P दिया गया है, जहां K जो है वो स्थिरांक है, इसकी मांग की लोच होगी। तो अगर ऐसा है कोई क्वेश्चन, तो उसमें जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, सदैव एक होती है। क्या होती है, सदैव एक होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, सदैव एक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38।
यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रतिक्रिया में काम करते देखा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक सामान्य वस्तु है, इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है, सी है यह व्यक्ति अतर्क संगत है, या फिर डी इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक गिफिन वस्तु हो सकती है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा कि यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए, जो अपनी सेवाएं दे रहा है उसके लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रतिक्रिया में काम करते देखा जाता है, वो चाहता है कि उसकी मजदूरी की जो दर है उसमें वृद्धि की जाए, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वो क्या कर रहा है, काम करता जा रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि उसके लिए, इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। क्या हो जाएगा कि विश्राम करना, आराम करना क्या है, एक घटिया वस्तु हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्लासिकी लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके। किसके बीच भेद नहीं कर सके? AU यानी कि औसत उपयोगिता, MU इक्वल टू सीमांत उपयोगिता, या फिर TU इक्वल टू कुल उपयोगिता, या MC इक्वल टू सीमांत लागत। तो वो किसके बीच में भेद नहीं कर पाए जो क्लासिकी लेखक हैं? अच्छा, जल हीरा विरोधाभास यानी कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स किसने दिया था, पता है आपको? तो ये किसने दिया था, सबको पता है, ये दिया था एडम स्मिथ जी ने। तो वो किस में भेद नहीं कर पाए थे, क्वेश्चन ये है। तो वो किस चीज में भेद नहीं कर पाए थे? AU तथा MU के बीच, MU तथा TU के बीच, या AU तथा TU के बीच, या MU तथा MC के बीच। तो जो स्मिथ जी हैं, जो एडम स्मिथ जी हैं, जब उन्होंने जल हीरा विरोधाभास जो दिया था, सिद्धांत दिया था, तो वो उसमें MU तथा TU यानी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच अंतर नहीं कर पाए थे। किस किस के बीच? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच वो विभेद नहीं कर पाए थे। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया था? तो आप क्वेश्चन वही पूछ लिया कि किसने दिया था, तो ये आपको बताइए किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। तो यही फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एडम स्मिथ ने दिया था। तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास यानी कि डायमंड, वाटर और डायमंड जो पैराडॉक्स है, तो वो किसने दिया था, एडम स्मिथ जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है? अब उन्होंने पूछा है कि जो हीरा पानी विरोधाभास है उसकी व्याख्या किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? कुल उपयोगिता के द्वारा, सीमांत उपयोगिता के द्वारा, या प्रदत्त कीमत के द्वारा, या आपूर्ति की मात्रा के द्वारा। तो इसकी जो व्याख्या होती है वो होती है सीमांत उपयोगिता के द्वारा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा इसकी व्याख्या होती है। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, सीमांत उपयोगिता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब ऑप्शन में है वस्तुओं की मांग स्थिर रहती है, उत्पाद के लिए अधिक मांग होती है, सी है एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब, राइट आंसर क्या होगा इसमें, जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। ठीक है, जब संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो दुर्लभता होगी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। दुर्लभता एक दशा है जो तब विद्यमान होती है जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। अच्छा, आपको याद है कि दुर्लभता संबंधी एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो वो किसने दी थी? याद है आपको? तो वो दी थी रॉबिन्स जी ने। किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है
उनकी बुक भी पूछी जाती है और जो इसका ईयर है वो भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। उनकी रॉबिन्स जी की जो फेमस बुक है वो है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी 1932 में, 1932 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन ये जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी ऑप्शन में है गणनावाचक माप की जा सकती है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है, या फिर तुलनात्मक माप के साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? उपयोगिता जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विचार है। हम यूटिलिटी कैसे मतलब बताएंगे कि हाँ ये चीज़ हमने खाई है और उसकी यूटिलिटी हमें इतनी प्राप्त हुई। तो ये एक मानसिक मनोवैज्ञानिक विचार है, मानसिक विचार है। तो ये क्या है? इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। तो इसकी यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि मनोवैज्ञानिक विचार है, और मनोवैज्ञानिक विचार जो है उसका गणनावाचक माप नहीं किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है। तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है, किस पे आधारित है? गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर, या फिर क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर, या फिर सी ए और बी दोनों पर, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस पे आधारित है तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित? तो वो है क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर। किस पे आधारित है? क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित है तटस्थता वक्र विश्लेषण। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। अब जैसे कि हमने एक रोटी खाई, उसकी यूटिलिटी कितनी है, फिर 2 खाई, फिर उसकी यूटिलिटी कितनी है, ठीक है। तो वो क्या है? क्रम हो गया, 1 से इतनी मिली, 2 से ज़्यादा मिली, फिर 3 से, फिर 4 से, है ना। तो वो यूटिलिटी क्या है कि विश्लेषण जो है तटस्थता वक्र का जो बनेगा तो वो क्या? क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसने उपभोक्ता व्यवहार की गणनावाचक उपयोगिता अवधारणा का प्रतिपादन किया था? अब इसमें यह बताना है कि गणनावाचक उपयोगिता जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो ये मोस्टली पता ही है किसने किया था। अल्फ्रेड मार्शल ने, या जे.आर. हिक्स ने, या जे.एस. शुम्पीटर जी ने, या फिर आर.जी.डी. एलन ने। तो ये किसने दिया था, यानी प्रतिपादन किसने किया था गणनावाचक उपयोगिता का? तो वो किया था अल्फ्रेड मार्शल जी ने। किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमें बतानी है कि क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में है बढ़ती है, स्थिर रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घट जाती है, या डी घटती है। तो गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर रहती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मार्शल जी ने उपयोगिता के संख्यात्मक यानी कि कार्डिनल माप पर आधारित समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया है, और उपभोग के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? गॉशन ने की थी। किसने की थी? गॉशन ने। तो इसलिए इसे गॉशन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गॉशन का द्वितीय नियम कौन सा है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें अगर आ जाए तो उसका क्या राइट आंसर होगा? समसीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो गॉशन का द्वितीय नियम कहा जाता है। अच्छा, और क्या है? इस सिद्धांत की मान्यताएं हैं, जैसे उपभोक्ता के पास साधन सीमित है। हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता के पास जो साधन है वो सीमित है। उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है, रेशनल है, और उपयोगिता की संख्यात्मक माप हो सकती है। जितना भी वो उपभोग कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, तो जो उपयोगिता है उसकी यूटिलिटी, उसकी क्या संख्यात्मक माप हो सकती है, ये हम मान के चलते हैं। और विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है कि कितनी इकाइयों को उपभोग किया गया है और उनसे कितनी यूटिलिटी मिली है, इसे जोड़ा जा सकता है। और क्या है कि क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा इनमें, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, ये माना है।
मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता वो कैसी है, स्थिर है। यह दृष्टिकोण आत्मदर्शन यानी कि आत्मदर्शन पद्धति पर आधारित है। गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी रहती है, तो स्थिर रहती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।